नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली के कंझावला में अंजलि की मौत को एक हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन हर दिन मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। कभी पुलिस कोई थ्योरी लाती है, कभी अंजलि की दोस्त की गलत बयानी सामने आती है, तो कभी आरोपी नए नए पैंतरे चलते हुए नजर आते हैं। रोज मीडिया में नए नए वीडियो आ रहे हैं जिनसे अलग अलग सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि मीडिया में ये वीडियो कहां से आ रहे हैं? क्या इन्हें पुलिस मुहैया करवा रही है, या हर जगह सनसनी खोजने और पैदा करने का आदि मीडिया ही इन वीडियो में अपनी मनचाहे नतीजे खोजना चाहता है? अब जो नई जानकारियां आई हैं उनके मुताबिक आपको दिखाते हैं कि 31 दिसंबर की रात होटल जाने से पहले एक लड़का अंजलि और निधि को अंजलि के घर छोड़ने आया था। 1 जनवरी को कंझावला से आरोपियों की जो गाड़ी है वो बहुत ही तेज रफ्तार से भागती हुई नजर आती है, और उसके बाद फिर निधि का बयान आ चुका है। वो हम देख चुके हैं कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी ये साफ कर चुकी है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर पता चलता है कि आरोपी पुलिस वालों को झांसा दे रहे थे। जिस हादसे के समय का ड्राइवर बताया जा रहा था, वो दीपक नाम का जो शख्स है वो तो अपने घर पर था उस वक्त। तो इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन ये एक युवती की मौत का मामला है जिसके जिस्म पर चोट के 40 निशान थे, और इस 13 किलोमीटर के रास्ते में पुलिस अपनी कई गश्ती गाड़ियों के बावजूद, कई कॉल के बावजूद आरोपियों तक वक्त पर नहीं पहुंच पाई। बहरहाल हम एक एक वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह चल रही है ये पूरी जांच और कैसे मिलेगा अंजलि को इंसाफ। एक जो सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है जिसमें घटना से पहले निधि अपनी दोस्त अंजलि के साथ उसके घर कर्ण विहार स्थित जो उसका घर है वहां पर जाती हुई नजर आती है। आप देख रहे हैं एक लड़का है, एक दोस्त है इनका जो उन्हें छोड़ने आ रहा है। ये जो पिंक कलर की जैकेट में है ये अंजलि है, और ये जो रेड कलर की जैकेट में नजर आ रही है ये इनकी दोस्त निधि है। अंजलि इस वक्त गाड़ी चला रही है। ये उसके बाद जब दोस्त छोड़कर चला जाता है उसके कुछ देर के बाद निधि और अंजलि अपने घर से निकल रही हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्कूटी जो है वो अंजलि चलाती हुई नजर आ रही है, और यहीं से दोनों 31 की ये रात है उस साल जश्न मनाने के लिए होटल के लिए निकल जाती हैं। सीसीटीवी में अंजलि और निधि दोनों स्कूटी पर जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और ये आप वो तो एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो दोस्त है वो छोड़ने आया है दोनों को, जिसमें से निधि उतरकर पहले घर के अंदर चली जाती है, फिर अंजलि रुकती है, उस दोस्त से कुछ क्षणों के लिए बात करती है, और उसके बाद ये दोनों जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अब घटना का एक और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जिसमें आरोपियों की कार कितनी तेज रफ्तार से चल रही थी इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। ये कंझावला रोड से धूल उड़ाती हुई जा रही है ये कार, आपको हम दिखाते हैं। ये जो कार है ये आरोपियों की कार है, और ये आसपास की गाड़ियों से कितनी तेज जा रही है। पूरी धूल जो है, पूरा जो धुआं है वहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। ये हादसे की जगह से करीब 4.5 किलोमीटर दूर कंझावला रोड का सीसीटीवी फुटेज है। देर रात करीब 2:15 बजे की ये तस्वीर है जिसमें आरोपी 100 से ज्यादा की स्पीड से अपनी कार भागते दिख रहे हैं, और जिस जगह सीसीटीवी में ये कैद हुए हैं वहां सड़क पर कई जगह से टूटी हुई है सड़क, कई गड्ढे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कार की रफ्तार जो है वो बिल्कुल भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कंझावला केस में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस को इस बात का झांसा दिया कि हादसे के वक्त कार में 5 आरोपी थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार में 4 आरोपी ही थे। और ये आपको दिखा रहे हैं जो नया सामने आया है यहाँ पर किरदार जो इस स्टोरी में, ये आशुतोष है जो कार का मालिक है, जो कार में नहीं था उस वक्त। दीपक जो एक नाम सामने आ रहा है वो दूसरे आरोपियों ने उसे घर से बुलाया था जबकि दीपक कार में नहीं था, और ये कबूल करने को कहा था कि कार वो चला रहा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हादसे के वक्त कार चला रहे आरोपी अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और ये जो कहानी है ये पूरी फिल्मी लग रही है। पुलिस ने मामले में जो कार के 6ठे आरोपी हैं आशुतोष, उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और जो बाकी के 5 आरोपी हैं उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे थे आशुतोष की, जिसमें वो रोहिणी का ये फुटेज है जिसमें गिरफ्तार जो 6ठा आरोपी आशुतोष है वो अपने घर के बाहर जाता हुआ दिख रहा है, और दूसरे आरोपियों से कार की चाबी लेता है और कार को पार्किंग में खड़ी कर देता है, और उसके बाद दूसरे आरोपी किस तरह से वहां से बैठकर चले जाते हैं वो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आरोपी मामले को दबाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और खुद को बचाने के लिए कार को छोड़ते हैं, ऑटो में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें जब आप देख रहे हैं कि ये जो 5 यहाँ पर आरोपी नजर आ रहे हैं, इसमें से दीपक को बाद में बुलाया गया था, वो गाड़ी में सवार नहीं था। ये बात पुलिस ने अब साफ कर दी है कि कार में 5 नहीं सिर्फ 4 ही आरोपी थे, और उस वक्त आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग गाड़ी में ऑटो में बैठते हैं, गाड़ी से उतरकर, और उसके बाद
इस जगह से फरार हो जाते हैं और भाग जाते हैं। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या गुनाह किया है, क्योंकि उसी को छुपाने के लिए, उसी गुनाह से बचने के लिए ये सारे जो पैतरे हैं ये आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और अब वो तस्वीरें कि कैसे जो ये दोस्त हैं होटल के बाहर अपनी, अब आपको वो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं जिसमें इससे पहले क्या हुआ, जब ये ऑटो में बैठकर जा रहे हैं उससे पहले क्या होता है। उससे पहले ये जो और आरोपी हैं ये गाड़ी से निकल कर आते हैं, गाड़ी से लेकर आए हैं, गाड़ी से उतरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और इसमें से एक शख्स जो यहाँ से उतर रहा है, आप देख सकते हैं, ये आगे बढ़कर कार में झुककर देखता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। इससे ये साफ पता लग रहा है कि इन्हें अंदाजा हो चुका था कि इनकी कार के नीचे कुछ है। और यही बात पुलिस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद उन्हें जो अंजलि है उसका हाथ दिख गया था जो गाड़ी में घसीट रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और वो अंजलि के शरीर को, अंजलि के शव को घसीटते हुए चले गए, जिसके चलते उसके शरीर पर इतने जख्म हुए, इतनी चोटें आई कि अंजलि की जान नहीं बच पाई। तो ये वो तस्वीरें हैं जब आरोपी जो है अपनी गाड़ी से छोड़कर गाड़ी को छोड़ देते हैं, एक दूसरे आरोपी को, अपने साथी को मदद करने के लिए बुलाते हैं। दीपक, उसको कहते हैं कि तुम गाड़ी के ड्राइवर बन जाना, और आशुतोष जो है जो गाड़ी का मालिक है उसे भी यहाँ पर बुला लिया जाता है जो गाड़ी को पार्क कर देता है। अब आपको दिखाते हैं कि इससे पहले क्या कुछ चल रहा था और कई कई थ्योरीज जो हैं वो यहाँ पर सामने आई जो हम सब ने देखी है। कैसे ये जो दोनों सहेलियां थी, ये दोनों जब होटल से बाहर निकलती हैं तब इन दोनों के बीच में किसी बात पर बहस हो रही है, थोड़ी छीना झपटी जो है वो भी होती हुई नजर आई। और ये भी माना जा रहा है क्योंकि गाड़ी जो चलाएगा कौन, उस बात पर दोनों की बहस हो रही थी। लेकिन ये साफ नहीं हो सकता क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो जो है वो नहीं आता है, इसलिए दावे से नहीं कहा जा सकता कि किस बात पर झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस झगड़े के बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाती हैं और उसके बाद ही ये जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन जब अंजलि आई थी, जब ये लोग यहाँ पहुंची थी, तब अंजलि स्कूटी चला रही थी, ये हम सब ने देखा। लेकिन जाते वक्त निधि ने स्कूटी अपने हाथों में ले ली और अंजलि को बैठाकर वो स्कूटी चलाते हुए दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अब आपको वो फुटेज हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, वो जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये वो भयावह तस्वीर है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किस तरह आरोपी अंजलि के शव को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं और चश्मदीदों के मुताबिक यही वो वक्त है जब आरोपियों को पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई है, और उसी गाड़ी से गिराने के लिए, गाड़ी से अलग करने के लिए अंजलि के शव को वो बार बार यू टर्न ले रहे थे ताकि किसी तरह से वो जो शव है वो गाड़ी से छिटक कर अलग चला जाए। लेकिन पुलिस की गाड़ी जब वो देख लेते हैं तो वो गाड़ी को रोकते नहीं हैं डर के मारे, और अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटते रहते हैं। और बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहा था कि ये इसीलिए ये जो मौत हुई है अंजलि की ये हुई है। तो अब 5 की बात में हम सवाल उठा रहे हैं, कुछ बड़े सवाल। रोज नए सीसीटीवी वीडियो से क्या अंजलि की मौत की गुत्थी और उलझ गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इतने वीडियो सामने आए हैं कि उसने कई तरह की जो बातें हैं वो खड़ी कर दी हैं। क्या ये वीडियो पुलिस मुहैया करवा रही है? क्योंकि सबसे बड़े सवाल जो इसमें उठे हुए हैं वो खुद पुलिस पर उठे हुए हैं कि 9 पीसीआर वैन थी, उसके बावजूद आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। आपको याद होगा जो कोहरा है उसकी दलील दी गई कि कोहरा इतना था कि गाड़ी की पहचान नहीं हो पाई, आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका। तीसरा सवाल यहाँ पर जो है वो ये उठ रहा है कि क्या खुद को बचाने की कोशिश में है दिल्ली पुलिस, और इसीलिए ये रोज रोज नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं ताकि एक तरह से असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए, लड़कियों पर कुछ आरोप लग जाए, आरोपियों पर कुछ आरोप लग जाए और इस तरह से खुद को कम से कम दिल्ली पुलिस बचा पाए। ये भी एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और एक सवाल है, ये सिर्फ एक हादसा है या इसमें कुछ और भी है? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक हफ्ता बीतने को आ गया, अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि ये था क्या। पुलिस ये कह चुकी है कि आरोपियों में अंजलि में कोई कनेक्शन नहीं था, हत्या का मामला उन्होंने दर्ज नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि वो साबित करना अभी तक आसान नहीं दिख रहा है। और इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, जो अंजलि के परिवार वाले भी मांग रहे हैं और पूरा देश ये बात कर रहा है कि क्या कभी सामने आ पाएगा अंजलि की मौत का सच। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला यहाँ पर जुड़ रहे हैं। रविश, एक एक करके हमने यहाँ पर अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो किस तरह से असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो मामले को सुलझाने की बजाय रविश और उलझाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ये फुटेज आ रहे हैं तो एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो उलझ रही हैं कहीं ना कहीं। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये निकला है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि 5 लोग इसमें शामिल हैं, तो कई सारी चीज़ें जो है वो आरोपियों ने भी अपनी तरफ से पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश की। जब रात को ये हादसा हुआ
उसके बाद में जो अमित, जो इस पूरे घटना का मुख्य आरोपी है, उसने अपने बड़े भाई अंशुल को सबसे पहला फोन किया और ये कहा कि इस तरीके का हादसा हो गया है। अंशुल ने दीपक को फोन किया और दीपक को अपने घर पर बुलाया। फिर अंशुल और दीपक जो है वो जाते हैं आशुतोष के घर पर, जिसकी वो कार रहती है। तब तक जो है वो कार लेकर वो सारे आरोपी जो है वो आशुतोष के घर पर आ जाते हैं और उसके बाद में आशुतोष, दीपक और अंशुल के बीच में तकरीबन 55 मिनट तक बातचीत होती है। ये बाकायदा सीसीटीवी फुटेज जो आए हैं नए, जो कि कल ही आए हैं, और ये भी पुलिस ने नहीं, पड़ोसियों ने पुलिस को मुहैया करवाए हैं। जब पड़ोसियों ने उस फुटेज को देखा तब तो उसमें ये 3 लोगों के बीच में जो है वो 55 मिनट तक बातचीत होती है। और ये माना जा रहा है, अगर पुलिस की माने तो पुलिस के मुताबिक कहीं ना कहीं ये लोग वकीलों के भी संपर्क में थे और फिर इन्होंने रणनीति बनाई। कार जो थी उसको वहीं से आशुतोष के घर से तकरीबन 155 मीटर की दूरी पर पार्किंग थी, वहां उन्होंने कार को खड़ी की और उसके बाद में वो लोग चले गए। आशुतोष से जब कार के नंबर से आशुतोष को ट्रैक किया गया तब ये पता चला कि आशुतोष को ये जो कार है वो उसके बहनोई लोकेश ने दी थी। लोकेश के पास में पहुंची जब पुलिस तो लोकेश ने आशुतोष का जिक्र किया। आशुतोष के घर पर जो है रोहिणी में जब पुलिस पहुंची तो आशुतोष ने ये कहा कि उन्होंने दीपक को कार दी थी, वो उनके दोस्त थे, और उसके बाद में दीपक उनको रात को चाबी पकड़ा के और ये कहकर कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद में वो कार खड़ी करके चला गया। आशुतोष ने ये पुलिस को बताया कि उसको इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तब आशुतोष को भी अब जो है वो छठा आरोपी पुलिस ने बनाया है और आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है। आज हम आशुतोष के घर पर गए तो पता चला कि आशुतोष किसी ऑफिस में काम करता था और 7 महीना पहले ही रोहिणी के डी ब्लॉक में अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ में रहता था। पड़ोसियों ने इस बात की भी तस्दीक की कि आशुतोष उस वक्त घटना में मौजूद नहीं था। उसके फुटेज हैं बाकायदा कि वो अपने घर के छत पर ही जो है वो नए साल का जश्न मना रहा था। इसके बाद हम गए अंशुल के घर पर, जो कि मुख्य आरोपी अमित है, उसका जो बड़ा भाई है अंशुल अभी फिलहाल फरार है, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। लेकिन ये जो 4-5 आरोपी हैं ये एक ही जगह के आसपास के मोहल्ले के हैं, यानी मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अदिति जी। बिल्कुल रवीश, और यहाँ पर यह भी सामने आया है कि अमित गाड़ी चला रहा था, ये बात पुलिस कह चुकी है, और दीपक जिसको कहा गया कि तुम आ जाओ, तुम ड्राइवर बन जाना, तुम ये बात कबूल लेना कि ड्राइविंग तुम कर रहे थे, उसे पैसे भी दिए गए इस चीज के लिए ताकि वो अपनी बात से मुकरे ना, पुलिस के सामने वो ये करता रहे। रवीश, जिस बात का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, आशुतोष के घर तक आप पहुंचे थे, सबसे पहले वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद आप पर वापस लौटेंगे। कंझावला मामले की जो गुत्थी है वो 1 हफ्ते के बाद में भी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। अभी तक इस मामले में 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अभी जो नई गिरफ्तारी हुई है वो आशुतोष नाम के शख्स की हुई है और जिस गाड़ी से ये पूरा हादसा हुआ वो आशुतोष की ही गाड़ी थी। और जब ये हादसा हुआ तो हादसा होने के बाद में जो आशुतोष की गाड़ी थी वो यहीं पर, जिस जगह पर गाय बैठी है, यहाँ पर उस गाड़ी को, कार को पार्क कर दिया गया। आशुतोष ने पुलिस को पहले ये बताया कि उसने अपने दोस्त को, जिसका नाम दीपक है, उसको गाड़ी दी थी और वो लोग आए दुर्घटना करने के बाद में और उन्होंने गाड़ी इस जगह पर पार्क करके और फिर वो लोग चले गए। यानी आशुतोष ने ये कहा कि उसको पूरी घटना की जानकारी नहीं थी। लेकिन ये खुलासा कैसे हुआ कि आशुतोष को भी इस पूरे घटना की जानकारी थी? इसी के बाद में सीसीटीवी फुटेज आया और उसके बाद में पुलिस ने जब उसको खंगाला तब पता चला कि आशुतोष को भी पूरी घटना की जानकारी थी और आशुतोष ने पुलिस को गुमराह किया था। अब हम आपको दिखाते हैं आशुतोष का घर और आशुतोष करता क्या है और वो सीसीटीवी जो कैमरा है वो कहाँ लगा हुआ था, कैसे पता चला पुलिस को कि आशुतोष को भी इस घटना की पूरी जानकारी है, ये हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं आशुतोष के घर पर। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आशुतोष दीपक और एक अन्य शख्स के साथ में बात करते हुए दिख रहा है। आप सोचिए कि सुबह 4:07 पर
सबसे पहला फुटेज सीसीटीवी का इसी जगह पर आता है जहां पर आशुतोष दीपक के साथ में बात करता है, फिर वो जैकेट पहनने अपने घर जाता है। अब हम बात करेंगे उसके घर तक की कि वो जैकेट पहनने आता है और 4:07 से लेकर और 4:52 तक दीपक और दूसरे लोगों के साथ में उसकी बातचीत होती है। ये उसका आशुतोष का कौन सा घर है? ये D524 इधर है। ये D524 आशुतोष का घर है। हाँ जी, ये कॉर्नर वाला है। अच्छा, और ये कितने दिन पहले यहाँ पर आए ये थे? 6 से, जैसा कि मैं बता रहे हैं यहाँ पे पड़ोस में, 6 से 8 महीने पहले यहाँ पे रेंट पे आए थे और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं थे। अच्छा। तो इसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है कि ज़्यादा क्या पता- है, पता कुछ भी नहीं। पता नहीं इनका आता। और 31 तारीख की रात को आशुतोष यहीं पर थे। जैसा कि हाँ जी, यहाँ CCTV से पता लग रहा है कि ये यहीं पर थे। अच्छा। ये जो हाँ इनका सीन जो मेन आता है 4-7 से हम लोग जैसा कि CCTV से देख रहे हैं कि 4-7 पे तो बाहर आए। आशुतोष ने आप लोगों को बताया, पहले क्या बताया नहीं, था? हमें तो कुछ नहीं बताया कि कैसे है उनका, कि क्या है। जैसा कि ये लोग बता रहे थे, इनके ये नेबर हैं कि यहाँ पे थे वो, बस इतना ही हमें पता है। उसके बाद तो रोल CCTV से सामने आपके साथ सब साफ है, आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या है। हाँ, तो यहाँ पर आशुतोष रहते थे। जी। 6 महीना पहले ही यहाँ पर 6 आशुतोष से 8 महीना पहले हाँ जी ये आए आए थे। हैं यहाँ पे। तो आशुतोष को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशुतोष के ऊपर आरोप यही है कि आशुतोष ने सब कुछ जानते समझते हुए भी पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को ये बताया कि गाड़ी का हादसा करने के बाद में गाड़ी पार्क में खड़ी करके और उसके बाद में दोस्त उसको चाबी देकर चले गए, जबकि 52 मिनट तक आशुतोष अपने दोस्तों के साथ में रहा। ये बाकायदा इसी CCTV फुटेज से सामने आ चुका है और इसी की वजह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। दिल्ली के रोहिणी से पूजा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो ये रवीश की रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से आशुतोष सब कुछ जानते बूझते हुए पुलिस को गुमराह कर रहा था, जो आरोपी हैं उनका साथ दे रहा था, ये जानते हुए भी कि उनके हाथों किसी की मौत हो गई है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, ये पूरा मामला बेहद शर्मसार करने वाला है पूरे देश के लिए भी कि एक 20 साल की लड़की जो अपने घर में कमाने वाली एक लौती लड़की थी, उस परिवार को न्याय का इंतजार है। यहाँ पर उस लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं, अलग अलग वीडियो सामने आते हैं, मामले को सुलझाने की बजाय और उलझाने का काम किया जाता है। तो ये सवाल बना ही रहेगा क्या रवीश की क्या अंजलि को इंसाफ कभी मिल भी पाएगा? जी देखिए, आज जब हम आशुतोष के घर के पास में थे तब पड़ोसियों ने उसके बताया कि जो अंजलि का भाई है, यानी जो पीड़िता का भाई है, वो भी अपने तरफ से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है और उसने कई सारे आशुतोष के पड़ोसियों से संपर्क किया और ये कहा कि CCTV फुटेज उसको दे दिया जाए, वो बाद में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता का परिवार है वो भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस मामले की सारी गुत्थियां सुलझें और कम से कम उनको पता तो चले कि उनकी बेटी के साथ में हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके परिवार वाले कई बार बोल भी चुके हैं और अब तक एक हफ्ता बीतने के बावजूद इतनी बातें आ चुकी हैं कि अभी तक भी सारा कुछ समझ में नहीं आ पाया है। यानी हम पत्रकारों की भी समझ में अभी पूरी बात नहीं समझ में आई है। तो आप सोचिए कि जिसकी बेटी की इस तरीके से नृशंस मौत हुई है, उसको आखिर क्या समझ में आया होगा। तो उनके परिवार वाले भी, पीड़िता के परिवार वाले भी अपने तरफ से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। पुलिस हालांकि कह रही है कि साइंटिफिक तरीके से, फिजिकल तरीके से और जितनी भी जांचें होती हैं उसके तरीके से हम सबूत जुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आप सोचिए कि आशुतोष की भूमिका इस पूरे मामले में क्या है, इसको खोजने में तकरीबन 1 हफ्ते लग गए। बिल्कुल। अंशुल की भी भूमिका अब सामने आ रही है कि उसी ने सारा कुछ जो है वो दीपक को बुलाया था, फिर वो खुद गया था और वहां से ऑटो से उसने भगाया भी लोगों को। बिल्कुल। तो अभी भी तमाम सारी भूमिकाओं का खुलासा अगर 1 हफ्ते बाद हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस केस में और ज्यादा तत्परता से जांच की जरूरत है पुलिस को। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए और कम से कम उम्मीद करते हैं कि भले ही 7 दिन नहीं और ज़्यादा वक्त निकल जाए कम से कम, लेकिन इस मामले में न्याय मिलना चाहिए उस परिवार को जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, जो इकलौती घर में कमाने वाली थी। ये बेहद संवेदनशीलता का भी मामला है कि किस तरह से इंसानियत को यहाँ पर चूर चूर किया गया। सवाल निधि पर भी उठे, जो अंजलि की सहेली है, किस तरह से उसने अपनी दोस्त के लिए गलत बयानी की और अब पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर यह भी बात निकल कर आई है कि जिस तरह से आरोपी बार बार नए नए पैंतरे चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है पुलिस उनका नार्को टेस्ट करे, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो।
एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, 5 की बात में फौरन हाजिर होते हैं। और अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में एक विशाल रैली की है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम देखने को मिला। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में हम एक योजना लाना चाहते थे। हर गरीब व्यक्ति के खाते में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे हर गरीब मजदूर और किसान को दिए जाएंगे। अगर हमारी सरकार आई तो ये योजना शुरू करेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का आधा धन महज कुछ लोगों के हाथों में है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के चलते देश के छोटे और मंझले उद्योग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये दो तरह का हिंदुस्तान है। यहाँ पर एक हिंदुस्तान जो है वो गरीबों का है, बेरोजगारों का है, किसानों का, और दूसरा हिंदुस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी जी के कुछ उद्योगपति और कुछ ही अमीर लोगों का है। उन्होंने हरियाणा के लोगों का मन छूने के लिए ये भी कहा कि सेना में 10% सैनिक हरियाणा से जाते हैं। रोजगार के 2-3 और रास्ते हैं। जो सेना के लिए अग्निवीर है वो किसानों के लिए तीनों कानून है। जब किसान खड़े हुए तो मोदी जी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। 700 किसान एक साल में शहीद हो गए और उन्होंने उन्हें आतंकवादी तक कहा। तो इस तरह के कई आरोप यहाँ पर राहुल गांधी ने लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि इस यात्रा का क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। हिंदुस्तान की अगर आप सारी की सारी कंपनियों का मुनाफा देखें तो 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में, और इस देश का आधा धन 100 लोगों के हाथ में। यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई। 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। एक किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, और दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान। पहले ये जो आपका शहर है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर था। यहां पे हजारों छोटे बिजनेस चलते थे, और फिर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इन 2 हथियारों ने जो देश को रोजगार देते थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते थे, इन 2 हथियारों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको खत्म कर दिया। तो 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा तय कर चुकी है, और इस महीने के आखिर में हिमाचल प्रदेश होती हुई ये यात्रा, पंजाब होती हुई ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी, जहां पर एक लंबा पड़ाव राहुल गांधी का होगा। क्या कुछ हरियाणा में आज के दिन हुआ, उस बारे में रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की। भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी रैली राहुल ने पानीपत में संबोधित कर दी। इस रैली में खड़गे साहब भी मौजूद रहे, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार भी आए कर्नाटक से, तो नारायण सामी भी आए, साथ में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे, कुमारी शैलजा मौजूद रहीं। कोशिश की कांग्रेस ने कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए इस रैली के जरिए। तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई। राहुल गांधी ने पहले सुबह पानीपत में लगभग 15 किलोमीटर की अपनी जो पैदल यात्रा है वो की, और उसमें रैली संबोधित की, और संबोधन में उन्होंने 2 मुद्दों पर खास तौर पर जोर दिया। पहला मुद्दा जो अग्निवीर का मुद्दा है, जो सैनिकों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा से सेना में लगभग 10% युवा भर्ती होते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि अब जो अग्निवीर योजना है उसके ज़रिए ना सही से सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बिना ट्रेनिंग के सरहद पर भेज दिया जाएगा लड़ने के लिए, पेंशन नहीं दी जा रही है, इसके अलावा 4 साल बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा।
और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये वो मुद्दा उठाते हैं अग्निवीर का तो बीजेपी उनको कहती है कि वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो सेना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो सेना की भलाई के लिए बोल रहे हैं, देश की भलाई के लिए बोल रहे हैं, इन सैनिकों के लिए बोल रहे हैं और युवाओं के लिए बोल रहे हैं जो सुबह 4 बजे उठ के ठंड में दौड़ते हैं, सपना देखते हैं कि तिरंगा की रक्षा करने के लिए वो सेना में भर्ती होंगे। और दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया वो मुद्दा था किसानों का मुद्दा। हम सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा किसान आंदोलन के केंद्र रहे हैं। तब हरियाणा में जब आ गई है भारत जोड़ो यात्रा तो अब किसानों का मुद्दा उठना तो लाजमी था। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे सेना के लिए अग्निवीर है वैसे ही किसानों के लिए 3 कृषि कानून थे, जिसको रद्द तो किया सरकार ने, लेकिन उसमें भी रद्द करने में उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया। 700 सैनिक शहीद हुए और उन्होंने 700 किसान शहीद हुए और किसानों ने यहाँ पर ठंड भी बिताई, बारिश भी झेली और तमाम तरीके की तकलीफें झेली और तब जाकर के एहसास हुआ कि 3 कृषि कानून गलत हैं और लेकिन जो वादे किए वो वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में कितना कांग्रेस को ऊर्जा दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 35 बिरादरी बनाम एक बिरादरी, यानी 35 बिरादरी एक तरफ और एक जाट बिरादरी एक तरफ, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जाट हैं तो उनकी बात होती है। तो उन सब बिरादरियों को कैसे जोड़ेंगे राहुल गांधी, वो बड़ी चुनौती क्या इस यात्रा के जरिए जुड़ जाएगी, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो हुआ है यहाँ पर। पूरी ये जो रैली, ये ग्राउंड आप देख रहे हैं अभी ये खाली है, पूरे का पूरा ये ग्राउंड भरा हुआ था, अभी भी लोग निकल रहे हैं, रैली खत्म हुए काफ़ी वक्त हो गया है। तो कोशिश तो थी कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए। शक्ति प्रदर्शन यहाँ तो हो गया है, क्या वोटों में तब्दीली होगी? इसके अलावा खरगे साहब ने भी भाषण दिया। खरगे साहब ने भी प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कहा और कहा कि अब ये राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित कर रहे हैं, क्या ये पुजारी हैं? और चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वो जो मुहावरा है जिसमें ये कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी है, तो ये राम तो बोलते हैं ना रोजगार दे रहे हैं, ना युवाओं को का कोई ख्याल रख रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा की रैली रही है। अगर बात करें लोगों की भीड़ की तो सफल रही, पर यह रैली सफल तभी मानी जाएगी जब 2024 में हरियाणा में कांग्रेस को जीत हासिल हो, जो उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हो और पूरे देश में इसका फायदा हो, तब जाकर के इस रैली और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल माना जाएगा। पानीपत में सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और 5 की बात में इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे जोशीमठ में आ रही दरारों ने किस तरह लोगों को परेशान कर दिया है, अपने ही घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं लोग। उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर जोशीमठ में मकानों और जमीनों में दरार से हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ में 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। आपदा की आहट के चलते सरकार ने एनटीपीसी, तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में डोर टू डोर सर्वे भी किया। दरारों के चलते एशिया का सबसे बड़ा रोपवे भी बंद करना पड़ा है। जोशीमठ के मुख्य पोस्ट ऑफिस में दरारें पड़ गई हैं। सरकार से नाराज लोगों ने कल मशाल जुलूस भी निकाला। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जमीन में से अब पानी का रिसाव भी हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। और वहां पर जो लंबे वक्त से वहां पर काम कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि कई महीनों से सरकार को चेताया जा रहा है, लेकिन सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही इस पूरे मामले को। तो यहां पर हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे जोशीमठ पहुंची हैं, वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। हम लोग इस वक्त पे जोशीमठ पे है, जो 6000 फीट पे स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ आपको वो बहुत भयभीत करेगा, क्योंकि जोशीमठ जो कि हमारा भारत का एक सेक्रेड टाउन माना जाता है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लग गई हैं। और ये दरारें सिर्फ घरों में नहीं, रोड्स पे, होटल्स पे, सभी घरों में मोटी मोटी दरारें आ रही हैं और जमीन उधड़ना चालू हो गई हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये एक महिला का घर है यहाँ पे। अब हम लोग सुबह से काफी लोगों से बात कर रहे हैं और जो लोग हमें यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा यहाँ लाई गई उसके कारण से इस तरीके की जमीन उधड़ने की
सिचुएशन यहाँ पे बन गई है और उसमें से एक कारण है एनटीपीसी का प्लांट, जहाँ पे रेसिडेंट्स का कहना है कि एनटीपीसी में के प्लांट्स में नीचे बहुत उसके टनल के लिए, सुरंग के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक बात, बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि जोशीमठ जो है वो ना ही सिर्फ अपनी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसके लिए ज़रूरी है, ये एक सेक्रेड टाउन तो है ही है, इसके साथ साथ में ये हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ को भी कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ में ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये एक जोन 5 सेस्मिक जोन है। सेस्मिक जोन का मतलब होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है अर्थक्वेक आने के लिए। आपका घर है? हाँ जी। तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पूरे दीवारों पे दरारें हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं? रह रहे बेटे, हम बाहर रात को बाहर निकल रहे हैं। रात को बाहर रहते हैं? है ना, वैसे दूसरा घर है जी। होटल का घर है बच्चों का, ये तो अब अपना घर था हमारे। तो अब आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अब लगेगा आप दूसरी जगह का, दूसरे परिवार के यहाँ जाएंगे। दूसरे परिवार के? तो इस तरीके से कभी सड़क पे रह रहे हैं, कभी घर पे रह रहे हैं। हाँ। सरकार ने कोई अभी तक मदद नहीं करी? खाली ऐसे ही आ रहे लोग, बस कुछ नहीं आ रहे। कोई, किसी ने कोई मदद नहीं तो करी अभी है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा। ना तो आपको क्या लगता है कि क्या दादा, क्या कारण है कि इस तरीके से हो रहा है? मुश्किल है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिलेगा, खाली आश्वासन मिलेगा और बाकी कुछ नहीं। आप देखिए ये जो होटल है, ये जो होटल है जिसका नाम है मलारी इन, ये होटल पूरे तरीके से दूसरे एक बिल्डिंग पे, अपनी पास वाली बिल्डिंग पे पूरे तरीके से झुक चुका है। दरारें इतनी बड़ी हैं, तो आपको दरारें भी दिख सकती होंगी यहाँ से, सड़क पे इतनी बड़ी दरारें हैं कि पूरा जो होटल है वो पूरा का पूरा होटल दूसरी बिल्डिंग की तरफ झुक गया है। और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग होटल में रह रहे थे उनको खाली करवा दिया गया है। होटेलियर्स का कहना है कि अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, पर आप देखिए, आप ग्राउंड पे भी देखिए कि जो सड़क है, जो सबसे मेन सड़क है जोशीमठ की, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो कल एक्सपेक्टेड है जोशीमठ में आने के लिए, पर सबसे ज़रूरी सवाल अब ये है कि सरकार किस तरीके का एक्शन लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, जहाँ बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, ना ही सिर्फ घरों में, रोड्स पे, होटल्स में, पूरी दीवारों पे बड़ी बड़ी दरारें हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल अब ये है कि उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार अब जोशीमठ को बचाने के लिए क्या लेगी। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया। सर, आपका होटल है ये वाला? मेरा होटल तो ये आपका ये है, तो इसमें भी क्रैक्स आ गए हैं? हाँ, इसमें भी क्रैक्स दरारें आ गए हैं। तो कितनी दरारें हैं, कितना सीरियस है बताइए? मैडम सीरियस तो इस तरह से है कि अब हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन दरारें आगे डर लग रही है होटल में भी, अंदर जाने बाहर आने में। हम लोग अब उस सामान को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं बच पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि एनटीपीसी की जो टनलें बन रही है, एनटीपीसी के टनल्स बन रही हैं। टनलें बन रही हैं, इन टनलों की वजह से सारा जोशीमठ एकदम खतरे की कगार पे आ गया है। कल तक की रिपोर्ट के अनुसार 700 मकान टूट चुके हैं, दरारें पड़ चुके हैं, जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। सर, एक बहुत, हम जिस होटल के सामने खड़े हैं, ये पूरा होटल एक तरफ झुक गया है। मतलब आप समझिए, इतनी बड़ी इमारत एक दूसरे इमारत पे झुक गई है, किसी भी वक्त ये गिर सकती है, रोड पे क्रैक आ गया। तो चीफ मिनिस्टर जो कह रहे, जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं हम संभाल लेंगे, सब अंडर कंट्रोल है। तो सरकार तो ये बोल रही है। मैडम, अभी तो कोई कंट्रोल दिख नहीं रहा है जी। कुछ भी हम लोगों को इस तरह का नहीं है कि कौन कैसा होगा। हम लोग तो मतलब भय के वातावरण में रह रहे हैं। भय का एक वातावरण है। एक वातावरण है ना, हमारे पीछे भी कुछ मकान है। हम ये कह रहे हैं कि हमसे पहले उन लोगों को विस्थापित कीजिए। जी। 4-5 मकान है, वो लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो उन लोगों को मकान को शिफ्ट करें। सर, सबसे जरूरी बात ये है कि आपने कहा कि एनटीपीसी की जो टनल्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से ये हो रहा है। ये एक अर्थक्वेक प्रोन जोन भी है, सेस्मिक जोन भी है। तो आपको क्या लगता है कि जो काम शायद 1-2 साल पहले होना चाहिए था, वो अब सरकार अब कर रही है, ठीक कर रही है? बहुत लेट हो चुकी है मैडम। 2 साल क्या हो, ये कम से कम 5-7-10 साल पहले होना चाहिए था, जी। जिस पर कि कोई ध्यान किसी भी सरकार ने नहीं दिया। आपको क्या लगता है किस तरीके का काम जरूरी था ग्राउंड पे? ग्राउंड पे ये था कि ये जरूरी नहीं था कि एनटीपीसी की टनलें, जब ये सन 1976 की या 74, मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जी। कि हाँ छेड़छाड़ न की जाए, जाए। लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज स्थिति यह है कि लोग भय के वातावरण में
बाहर रह करके अंगीठी जला के जैसे ये जला रखे, इसके लौ में रात को रात काट रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? अभी तक सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत ना के बराबर ना है, के जैसे लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, जो लोग। सर एक आपसे सवाल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनका ये सवाल होता है कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, डेवलपमेंट के साथ साथ अब ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नेचर से ज्यादा छेड़खानी ना हो। किस तरीके से बैलेंस किया जाए? और इस ऐसी जगह पे जो 6000 फीट ऊपर है ग्राउंड लेवल पे, बहुत ही एक एक्टिव अर्थक्वेक जोन है, बहुत सेंसिटिव फ्रेजाइल एरिया है। मैडम, इसका तो सबसे पहले ये होना चाहिए था कि हाँ, टनल्स और बड़े प्रोजेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में थे तो मुलायम सिंह यादव थे, उनका भी ये था कि बड़े प्रोजेक्ट और बड़े ये वो न बनाए जाएं, पावर हाउस न बनाए जाएं, या टनलें न की जाए, लघु उद्योग, लघु उसमें जो है इस तरह किया जाए। लेकिन ये इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तो ये तो सेंसिटिव जोन है, भूकंप का रेड जोन है, इसमें भी ये इस तरह का किया जा रहा। और इसके साथ साथ ये होने के बावजूद भी नीचे मारवाड़ी में जोशीमठ की जड़ पर बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करके और बाईपास रोड बनाई जा रही है। सर आपका शुक्रिया, आप इस वक्त पे हमसे बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में हाल ही में महिला यात्री पर पेशाब करने की शर्मनाक घटना सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया के उस विमान के पायलट सहित 8 क्रू सदस्यों को समन किया है जिसमें ये घटना घटी थी। इस मामले के आरोपी शंकर मिश्रा नाम के शख्स की तलाश फिलहाल जारी है। इस घटना को लेकर एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने अपने स्टाफ को एक ईमेल भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उस महिला ने जो घिन महसूस की उसे पूरी तरह समझा जा सकता है। हम उनकी हताशा में साझेदार हैं। अपने विमान पर किसी यात्री का ऐसा सलूक मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसी बड़ी घटना के बारे में अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए था। भले ही लगे कि मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है, लेकिन ऐसे मामलों की जानकारी और सूचना फौरन अधिकारियों को दी जानी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर एयर इंडिया की तीखी आलोचना हुई है। डीजीसीए ने भी इसकी आलोचना की है। ये मामला नवंबर की एक उड़ान का है। तो 5 की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।